साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज अपन बिंदु स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति। साथियों राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिकाएं हैं और अपन बात करेंगे केवल उस लेवल की जो रीट में आता हो। रीट के हिसाब से, रीट फर्स्ट लेवल के हिसाब के लेवल की बात करेंगे। साथियों एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि केंद्र की सरकार के अंग कितने होते हैं। साथियों केंद्र की सरकार के कितने अंग होते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। तो इसका जवाब आता है केंद्र की सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं साथियों? 3 अंग। कौन कौन से? एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है व्यवस्थापिका साथियों, व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका, न्यायपालिका। साथियों केंद्र की सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं साथियों। केंद्र की सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है साथियों, उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है राष्ट्रपति। केंद्र की सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका साथियों, उसका जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब देखो साथियों, राष्ट्रपति में साथियों अपन बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 52 की, अनुच्छेद नंबर 52 की, अनुच्छेद नंबर 53 की, 54 की, 55 की, 56 की, 57 की, 58 की, 60 की और 61 की बात करेंगे साथियों इन सभी अनुच्छेदों की विस्तार पूर्वक अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में कहता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में कहता है। 54 निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव करने में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, वो होता है निर्वाचक मंडल। तो अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है। 55 निर्वाचन रीति की बात करता है, यानी निर्वाचन का क्या तरीका है, क्या रीति है, उसकी बात करता है। 56 बात करता है साथियों पदावधि यानी कार्यकाल की। अनुच्छेद 56 बात करता है कार्यकाल की। अनुच्छेद 57 बात करता है पुनर्निर्वाचन की। 58 बात करता है योग्यता क्या रहेगी राष्ट्रपति की। 60 बात करता है शपथ और 61 बात करता है महाभियोग। साथियों अब अपन विस्तार पूर्वक से अनुच्छेद पढ़ेंगे, आप ध्यान देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको रीट के लिए ये मैटर एनफ रहेगा और आपको समझ में आएगा। साथियों अब देखिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 52 की। अनुच्छेद नंबर 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में। अनुच्छेद नंबर 52 की अपन बात करेंगे। भारत का क्या एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात कौन करता है? अनुच्छेद 52। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 52 में साथियों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। क्योंकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसलिए राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना गया है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है साथियों। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। जैसे कि मैंने आपसे पूर्व में बात की थी कि केंद्र सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख कौन होता है साथियों? उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो शामिल है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने पीएम और मंत्रिपरिषद। साथियों संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहाँ तक आपको समझ में आया? भाई अपने बात की अनुच्छेद नंबर 52 की। अनुच्छेद नंबर 52 बात करता है राष्ट्रपति के पद के बारे में। राष्ट्रपति के पद के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
अब देखो साथियों, आगे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद 52। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। केंद्र की अनुच्छेद 53 क्या बात करता है कि क्या शक्तियां रहेंगी। अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग साथियों, केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड के लिए अपन ज़्यादा मैटर, देखो राष्ट्रपति में पढ़ने के लिए तो इतना मैटर है कि मैं 5 दिन लगा दूं, लेकिन अपन शॉर्ट एंड स्वीट जो आ सकता है वही बात करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से आ जाएगा साथियों। अनुच्छेद 53, केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अर्थात राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। तो संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार आपके पेपर में केवल इतना ही पूछा जाएगा भाई कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं, तो वो होती हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित होती हैं तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद नंबर 53 में साथियों। साथियों आगे देखिए, आगे बात करते हैं अपन। आगे देखिए साथियों, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? आप गौर से देखना, अपन ने बात की अनुच्छेद नंबर 52 की, राष्ट्रपति का क्या पद रहता है, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। फिर 53 की बात की। अब देखो अनुच्छेद 58 की, अनुच्छेद 58 की साथियों, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। ये इसमें कभी नहीं कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होना चाहिए, ये बात कभी नहीं कही गई साथियों। साथियों इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि मूल नागरिक वो होता है जिसका जन्म भारत में हो। ये बात नहीं कही गई साथियों। बात केवल इतनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है उसमें भारत का वो नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष साथियों, आयु कितनी? 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा सदस्य होना नहीं चाहिए, मतलब लोकसभा सदस्य हो ये जरूरी नहीं है भाई, लोकसभा का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। साथियों देखो एक चीज और है इसमें, अब लाभ का पद, लाभ के पद की बात अनुच्छेद 58, देखो आप बात समझो, लाभ का पद पर ना हो। अगर कोई मान लो जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, अगर अशोक गहलोत जी क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? तो लड़ सकते हैं साथियों, लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टार लगा के लिख लीजिए आप, लाभ के पद पर ना हो ये ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता साथियों, लाभ का पद नहीं माना जाता। यानी कि जैसे कि अगर राजस्थानी मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं साथियों। ये बात अनुच्छेद 58 की बात कर रहे हैं अपन, राष्ट्रपति बनने की योग्यता की। तो क्या क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लाभ के पद पर न हो। साथियों अब तक अपन ने बात की, अब तक अपन ने बात की अनुच्छेद नंबर 52 की, अनुच्छेद नंबर 53 की, और अनुच्छेद नंबर 58 की बात की साथियों। बात की राष्ट्रपति के पद की, अनुच्छेद नंबर 52 की, राष्ट्रपति की शक्तियों की, अनुच्छेद नंबर 53 की, और 58 की बात की, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता रहेगी। अब देखो साथियों आगे चलते हैं, अनुच्छेद 54 की बात करेंगे। अनुच्छेद 54 की साथियों अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा, राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी साथियों अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है साथियों। देखो 54 में क्या बात की गई है? निर्वाचक मंडल का उल्लेख, निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है, निर्वाचक मंडल का। अब निर्वाचक मंडल में देखो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा,
ये बात सही है। गुप्त मतदान द्वारा होगा, ये बात भी सही है। भाई अपन राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं, गुप्त मतदान द्वारा करते हैं। और अब देखो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें रहेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका राष्ट्रपति बनाने में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है साथियों। बात क्या आती है कि जो राष्ट्रपति होगा वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होगा। क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति बनाने में भाग लेते हैं? तो नहीं लेते साथियों। मनोनीत सदस्य ना तो लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति बनाता है और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे जाते हैं, लेकिन ये मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें भाग नहीं लेते। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं साथियों? वो हैं 543। और जो राज्यसभा के हैं वो कितने हैं साथियों? वो हैं 233। तो भाग, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं जो राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं वो भाग कभी नहीं लेते, वो भाग कभी नहीं लेते राष्ट्रपति बनाने में साथियों। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भी भाग होता है। 17वें संविधान के संशोधन के अकॉर्डिंग दिल्ली पांडुचेरी के सदस्यों का भी भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं साथियों। दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति बनाने में, 17वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। अब एक बात और है, जैसे लोकसभा के सदस्य लेते हैं भाग, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, क्या विधानसभा के सदस्य तो लेते हैं, क्या विधान परिषद के लेते हैं? तो साथियों विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते साथियों। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते साथियों। अपने बात की अनुच्छेद 54 की निर्वाचक मंडल, मतलब जो राष्ट्रपति बनाता है उस मंडल की बात की। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है साथियों। और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते साथियों अपने पढ़ा अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 52। अब देखो साथियों, अनुच्छेद 54 के बाद में आगे देखो साथियों, अनुच्छेद 55 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका। अपन ने बात की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख तो अपन ने कर लिया। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन का क्या तरीका है, अब इसको आप इम्पोर्टेंट बढ़िया तरीके से समझिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो तरीका, देखो रीट के लेवल की पढ़ रहे हैं तो अपन इसके अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो एक दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीके में लग जाता है साथियों। अब देखो बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन का क्या तरीका रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है, ये बात आप ध्यान रखना बस। राष्ट्रपति का चुनाव एक संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है और अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली होती है। ये 2 बातें आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति का चुनाव एक संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर रखा जाए उसके लिए क्या बात है। अब देखो, किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति के पद पर रखा जाए तो वो उसके प्रस्तावक कितने रहते हैं? 50 रहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पद पर रखने वालों का प्रस्ताव जो देते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 50। कि भाई कौन कौन से सदस्यों को राष्ट्रपति के पद पर रखा जाए, मतलब उसके प्रस्ताव कौन देगा? प्रस्ताव देगा 50 और अनुमोदक भी 50 होते हैं। प्रस्तावक देने वाले भी 50 होते हैं और अनुमोदक देने वाले भी 50 होते हैं। आप इतना ध्यान रखें कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका की बात कही गई है। तो क्या तरीका होता है? एक संक्रमणीय पद्धति होती है निर्वाचन पद्धति और अनुपातिक गुप्त मतदान होता है। उसमें प्रस्तावक कितने होते हैं? 50 और अनुमोदक कितने होते हैं? 50। भाई एक संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति और अनुपातिक गुप्त मतदान होता है। प्रस्तावक कितने? 50 और अनुमोदक कितने? 50। अब देखो साथियों, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न यहाँ से उठता है। अब देखो,
जमानत राशि कितनी रखी गई है? 15,000 रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? आरबीआई, आरबीआई में, आरबीआई में रखी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखी गई है साथियों। मतलब कोई अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो जमानत राशि 15,000 जमा कराएगा। कितनी कराएगा? 15,000। अगर उसके कुल वोट हैं उसके 1/6, 1/6% अगर वोट उसको प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके 15,000 को, उसके जमानत राशि को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग अपन ने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात की, वो निर्वाचन की बात की। संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति होती है, अनुपातिक गुप्त मतदान होता है, प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक 50 होते हैं। साथियों, जमानत राशि 15,000 रखी गई है, आरबीआई में रखी जाती है। और अगर 1/6% अगर कोई वोट नहीं लेकर आता है, कुल वोटिंग के 1/6 नहीं लाता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। साथियों, जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। उसके 15,000 जमा कर लिए जाएंगे। अब देखो इसके बाद में, देखो अपन अनुच्छेद 324(1) क्या बात कहता है? अनुच्छेद 324(1) बात कहता है साथियों, चुनाव आयोग यानी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ये बात कौन कहता है? 324 कहता है। क्या कहता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा साथियों? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा साथियों। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। 324 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, यानी चुनाव आयोग करवाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 7 एक बात और है। अब देखो भाई, अनुच्छेद नंबर 71 में, सॉरी साथियों, अनुच्छेद नंबर 71 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद नंबर 71 में बात कही गई है साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगी साथियों। अनुच्छेद 324 की बात में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। और अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई, चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा एससी करेगी साथियों। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। उसका निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। और अब देखो साथियों, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का साथियों एक बात बताइए, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है साथियों, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है साथियों। अब देखो साथियों, अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अपन ने बात की साथियों अनुच्छेद नंबर 55 की, फिर 54 की, फिर अनुच्छेद 58 की, फिर अनुच्छेद 53 की, अनुच्छेद 52 की बात की। अब देखो साथियों, अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 56 की। अनुच्छेद नंबर 56 केवल कार्यकाल की बात करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस तिथि से लेकर 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जब राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस तिथि से लेकर 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति समय से पहले त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति समय से पहले त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने में उस पद रिक्त की पूर्ति करनी पड़ेगी। कितने महीने में? 6 महीने में। केवल इतनी बात कही गई है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात कही गई है। कार्यकाल कितना? पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण तिथि से कितना? 5 वर्ष साथियों। और राष्ट्रपति समय से पहले त्यागपत्र दे सकता है। किसको त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। अगर पद रिक्त होता है तो उस पद की रिक्ति पूर्ति 6 महीने में करी जाएगी। अनुच्छेद 56 समझ में आया। अब देखो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है। पुनर्निर्वाचन का अर्थ होता है एक व्यक्ति अनिश्चित समय तक लड़ सकता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव मान लो एक व्यक्ति एक बार लड़ लिया, उसके बाद वो लड़ सकता है, तो लड़ सकता है साथियों। एक व्यक्ति अनिश्चित समय तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, यानी एक व्यक्ति कितनी बार भी
चुनाव लड़ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं देश के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात होती है साथियों यहाँ पे। अब देखो साथियों, अनुच्छेद 60 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 57 हो गया, पुनः निर्वाचन की बात है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव अधिकतम अभी तक राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं राष्ट्रपति। अब देखो साथियों, अनुच्छेद नंबर 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 60 में है शपथ की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और निपटारा कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन अनुच्छेद 60 में केवल शपथ की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है न्यायाधीश महोदय। अगर भाई मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ, अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब देखो, राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने की और लोगों की कल्याण करने की। 60 समझ में आया भाई। अनुच्छेद 57 में केवल पुनः निर्वाचन की बात कही गई है। भाई एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव बाद में भी लड़ सकता है, एक से अधिक बार भी लड़ सकता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है साथियों। वरिष्ठ न्यायाधीश भी शपथ दिला सकता है। और राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जहाँ से प्रश्न आ सकता है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 महाभियोग क्या कहता है साथियों? महाभियोग का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे अब देखो साथियों, आप समझिए, समझ में आ जाएगा। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद से शुरू होती है। संसद का अर्थ है राज्यसभा से और लोकसभा से। राज्यसभा से और लोकसभा से, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। अगर राज्यसभा से शुरू हुई तो लोकसभा तक जाएगी, लोकसभा से शुरू हुई तो राज्यसभा तक जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया संसद में शुरू होती है, लोकसभा से शुरू हुई। अगर लोकसभा से शुरू हुई साथियों तो 1/4 सदस्य पहले लिखित में किसको देंगे? 14 दिन पहले सूचना देंगे राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को ऐसे लगता है भाई मैं इस पद को त्याग देता हूँ, इस पद पर त्याग पत्र देता हूँ, तो वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा। यहाँ तक आपको समझ में आया भाई। महाभियोग की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है, राज्यसभा से भी हो सकती है, लोकसभा से भी हो सकती है। अगर राज्यसभा से शुरू होगी साथियों, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से शुरू होगी तो लोकसभा तक जाएगी, लोकसभा से शुरू होगी तो राज्यसभा तक जाएगी। अगर लोकसभा से शुरू होती है तो 1/4, कितने? 1/4। अब देखो साथियों, अगर लोकसभा से शुरू होती है तो 1/4 सदस्य लिखित में 14 दिन पहले किसको देंगे सूचना? राष्ट्रपति को। भाई 1/4 सदस्य अगर चाहते हैं हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सूचना किसको देंगे साथियों? वो सूचना देंगे राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर देता है, अगर राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है तो वो त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। फिर अगर 14 दिन बाद जैसे महाभियोग लाना है, अगर पद को राष्ट्रपति रिक्त नहीं करता है और महाभियोग लाना जरूरी है, महाभियोग लाना है, तो महाभियोग में दो तिहाई सदस्यों ने अपना बहुमत दे दिया। भाई लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने अपना बहुमत दे दिया तो वो राज्यसभा में चला जाएगा। फिर राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों ने बहुमत दे दिया तो राष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। सीधी प्रक्रिया है। 1/4 सदस्य सर्वप्रथम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। फिर राष्ट्रपति अगर पद का त्याग करना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, फिर दो तिहाई बहुमत के आधार पर लोकसभा से महाभियोग जाता है राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में दो तिहाई सदस्यों ने अगर बहुमत दे दिया तो राष्ट्रपति का पद क्या माना जाएगा साथियों?
वहाँ से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अपन ने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण बात की। अब देखो साथियों, अपन ने क्या क्या बात की राष्ट्रपति के बारे में। अब देखो, आप देखते जाना, आपको समझ में आया होगा। अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा है। अपन ने पढ़ा है भाई, राज्य जो राष्ट्रपति होता है साथियों, उसमें अपने अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 60 और 61 की बात की। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा, संघ की कार्यपालिका प्रमुख होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात कही गई है। राष्ट्रपति के पद की क्या बात होगी? भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का कितना? एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा और संघ की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रमुख होगा। फिर अनुच्छेद 53 में केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। फिर अनुच्छेद 58 में बात आती है राष्ट्रपति बनने की योग्यता की। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, लाभ के पद पर वो ना हो। अनुच्छेद 54, फिर अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होना चाहिए। निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में बात की गई है निर्वाचक मंडल की। निर्वाचक मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं साथियों। फिर बात करते हैं अपन अनुच्छेद 55 की। राष्ट्रपति का क्या निर्वाचन तो होता है, उसका तरीका क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका होता है एक संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति और अनुपातिक गुप्त मतदान। उसमें प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक 50 होते हैं। जमानत राशि 15,000 रखी गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई में रखी जाती है जमानत राशि। और अगर 1/6% वोट नहीं लेके आए तो वो क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी जमानत राशि साथियों। फिर अपने 324 की बात की। वो क्या बात करता है? वो निर्वाचन आयोग की बात करता है साथियों की। अनुच्छेद 324 की बात की। फिर अपने बात की 71 की। अनुच्छेद 24 क्या बात करता है? चुनाव आयोग की। भाई राष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराएगा। फिर अपन ने बात की अनुच्छेद 71 की। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें अगर विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगी? उस विवाद का निपटारा करेगी एससी, सुप्रीम कोर्ट साथियों। समझ में आया? अब देखो साथियों, अनुच्छेद 56 कार्यकाल की अपन ने बात की। पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति समय से पहले त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है साथियों। ये बात की अनुच्छेद 56 में। 57 में अपन ने बात की एक व्यक्ति अनिश्चित समय तक लड़ सकता है। अनुच्छेद 57 में यानी पुनः निर्वाचन की अपन ने बात की। अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और शपथ राष्ट्रपति क्या क्या लेता है? संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की। फिर बात की अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की साथियों। यहाँ तक अपना राष्ट्रपति आज ही अपने समाप्त कर दिया साथियों। आज ही राष्ट्रपति को अपने जो टॉपिक है वो रीट के अनुसार अपने जितना रीट में आता है साथियों उतना अपने पढ़ लिया है। जितना रीट में आता है उतना पढ़ लिया है। बाकी इसके कुछ प्रश्न में करवाऊंगा, उसमें और आपको कंप्लीट कर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।